हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हमने हिंदी की क्लासेस शुरुआत की थी, जिसमें हमने भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं होती हैं, कितनी बोलियां होती हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे और साथ ही साथ इसके एमसीक्यूज भी देखे थे। इस क्लास में जो हम टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं वो कौन सा है? वर्णमाला। किस चीज की शुरुआत कर रहे हैं? वर्णमाला की। तो अगर परिभाषा की बात किया जाए तो किसको बोला जा सकता है वर्णमाला? किसको बोलेंगे वर्णमाला? वर्णों की व्यवस्था नहीं, वर्णों की सार्थक व्यवस्था। सार्थक व्यवस्था मतलब अर्थपूर्ण व्यवस्था, ठीक है ना। वर्णों की व्यवस्था तो ये भी है, इसका कुछ मतलब निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर इसी को सार्थक पूर्ण या अर्थ के आधार पर व्यवस्था कर दिया जाए तो इसका एक मतलब निकलता है, ठीक है ना। तो वर्णों की अर्थपूर्ण व्यवस्था मतलब अर्थ के आधार पर अगर व्यवस्था कर दी जाए, प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको एक शब्द देखने को मिला होगा, कौन सा? वर्ण। अब बात आती है कि वर्ण क्या है, ठीक है ना। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। याद रखना, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। लेकिन अगर हम अर्थ के आधार पर बात नहीं करें, केवल बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो दो तरीके के क्वेश्चन बने। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहला जाएगी? ध्वनि। जैसे ध्वनि क्या हो गई? ये जो ध्वनि निकाली जाती है ना, यही क्या होती है? ध्वनि। लेकिन भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई हो गई। अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो ये सबसे छोटी इकाई नहीं होगी। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगा। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को क्या कहा जाता है? इस ध्वनि को अगर अर्थ के आधार पर देखे जाए तो इसी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और इन्हीं वर्णों का अर्थ के आधार पर सही तरीके से अगर समूह बना लिया जाए तो उसी समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे काम, क धन अ धन म धन अ, ठीक है ना। अभी ये क्या है ये अभी देखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। यहां से दो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि, ठीक है। लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी वर्ण हो जाएगी। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक का पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। आगे देखो, जैसे ये जो चीज लिखा गया कि वर्णमाला, कोई भी वर्ण होते हैं ना, वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं। जैसे जो वर्णमाला है, वर्णमाला में आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलती है? पहला हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। क्या होता है स्वर या क्या होता है व्यंजन? है अर्थ की बात करें तो इन दोनों में किस चीज का अंतर है? स्वर और व्यंजन क्या होता है? देखो, इन दोनों में केवल नहीं का अंतर है, नो का अंतर है, ठीक है ना। मतलब कैसे नहीं का अंतर है? जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है वह क्या कहलाते हैं? स्वर। सिंपल सी परिभाषा है भाई स्वर की। स्वर की क्या परिभाषा आएगी? जो स्वतंत्र रूप से, जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा आ जाती है, ठीक है। व्यंजन के उच्चारण के लिए किसकी मदद लगती है? स्वर की मदद लगती है, ठीक है। मतलब व्यंजन स्वर के बिना नहीं बन सकते। और स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से कहलाते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो उसी आधार पर हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण माने गए हैं? 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 10 स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर ये चीजें बदल जाती हैं। लिखने के आधार पर टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो इनमें टोटल स्वर कितने मान लिए जाते हैं? 13 स्वर मान लिए जाते हैं। और वो भी आधुनिक हिंदी में कितने हैं? 11 स्वर। आधुनिक हिंदी में कितने हैं? 11 स्वर माने जाते हैं। अम और आहा अयोग वहां में आ जाता है, इनको स्वर के रूप में नहीं माना जाता, ठीक है। 10 में री को नहीं लिया जाता है,
ठीक है, और 11 जो मैं बोल रहा हूं उसमें री को ले लिया जाता है, और ये जो 13 जो बोल रहा है उसमें और आहा को भी काउंट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब ये अयोग वहां में आते हैं, और कितने व्यंजन, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। इन सारी चीजों को अभी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया। हमने क्या देखा, हमने देखा स्वर और व्यंजन की परिभाषा। स्वर क्या है, स्वर उसे कहा जाएगा जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण हो सकता है ना, जो स्वतंत्र रूप से के बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्वर बोला जाता है। व्यंजन क्या है, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बनते, इनके लिए किसकी मदद चाहिए, स्वर की मदद चाहिए, तभी वो व्यंजन बनेंगे। ठीक है ना। तो इनको बोल दिया जाता है व्यंजन। केवल नहीं का अंतर है, बाकी दोनों की परिभाषा सेम है। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण है ये याद रखना। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर आते हैं, और लेखन के आधार पर अब कितने स्वर माने जाते हैं, 11 स्वर। 11 स्वर माने जाते हैं। 2 को अब और इनकी गिनती से हटा दिया है, इनको अयोगवाह बोला जाता है। ठीक है ना। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर और लेखन के आधार पर 11 स्वर मान लिए जाते हैं। ठीक है। टोटल 52 वर्ण है लेखन के आधार पर, और टोटल 45 वर्ण है, 45 वर्ण है किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। यहां तक समझ में आया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं यहां से। स्वर देखो, स्वर की परिभाषा क्या हो गई, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, 13 मानी जाती है परंपरागत रूप से। कौन कौन से, अ, आ, ई है ना, उ, बड़ा ऊ। यहाँ पे क्या आ जाता है, री, फिर ए, ओ, औ, फिर उसके बाद आहा। ठीक है। लेकिन इसको लेखन के आधार पर, देखो लेखन के आधार पर माना जाता है, और इनको अब परमानेंट अयोगवाह ले लिया गया है। इन्हीं को क्या बोल दिया गया है, ये क्या है आपके अयोगवाह। इनको क्या माना जाता है, अब इनको अब अयोगवाह स्वर की तुलना में डाल दिया गया है। किसको, और आहा को। ठीक है ना। समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। चल, तो हमने टोटल देखे, टोटल लेखन के आधार पर कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, और बोलने के आधार पर कितने स्वर हैं, 10 स्वर हैं। ये चीज याद रखोगे। 2 चीज को अब लेटेस्ट वाले हिंदी से, मतलब आधुनिक हिंदी से हटा दिया गया है, और आहा को। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो 2 टाइप देखे गए हैं किस किस के, वर्णमाला के, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। यहां तक क्लियर है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे हम, स्वर से। ठीक है ना। चलो, स्वर से अगर स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि स्वर क्या है। स्वर की परिभाषा समझ में आ गई। क्या है भाई स्वर, किसे कहा जाएगा, स्वर जिसको स्वतंत्र रूप से बोला जा सके वही क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। अब इस स्वर के भी अलग अलग प्रकार हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अक्सर यहां से क्वेश्चन बनते हैं। परिभाषा तो हमें समझ में आ गई। हमें और क्या याद रखना है कि भैया लेखन के आधार पर और बोलने के आधार पर कितने तरीके के स्वर हैं, और बेसिकली नॉर्मली कितने तरीके के स्वर देखे जाते हैं। ठीक है। तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं, 10 स्वर हैं। लेखन के आधार पर कितने स्वर हैं, 11 याद रखोगे। लेखन के आधार पर कितने स्वर हैं, 11। और इन्हीं 11 में से 2 और स्वर हैं जिनको अब किसकी तुलना में माना जाता है, अयोगवाह माना जाता है। ठीक है ना। क्या माना जाता है, अयोगवाह माना जाता है। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है। चलो, अब उच्चारण के आधार पर स्वर के अलग अलग, मतलब अलग अलग स्वर को क्या किया, बांटा गया है। तो हेडिंग डालना स्वर के प्रकार। यहां से हेडिंग क्या रहेगी, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार में पहला लिखोगे किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं टोटल कितने स्वर होते हैं, 10 स्वर होते हैं। समझ में आ गया है। लेखन के आधार पर कितने स्वर होते हैं, लेखन के आधार पर 11 स्वर होते हैं। ठीक है। कितने स्वर, 11 स्वर। किसको ऐड कर लेगा, री को ऐड करता है। ठीक है ना। किसको ऐड कर लिया, री को। और इन दोनों को क्या बोला गया है, और आहा को अयोगवाह। आधुनिक हिंदी में इनको स्वर की संज्ञा नहीं दी गई है, इनको अयोगवाह माना गया है। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं स्वरों के प्रकार। तो हम 2 प्रकार देखे हमने। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर हैं। कौन कौन से, अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर उसके बाद री नहीं आता यहाँ पे, ए, ओ, औ। ठीक है। क्लियर हुआ। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। उच्च स्वरों के ही क्या देखेंगे, अभी प्रकार देखेंगे। और देखो स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग, स्वरों के प्रकार
अलग अलग टाइप से बांटा गया है। ठीक है, अभी हमने देखे दो ऑलरेडी देख चुके हैं, उच्चारण के आधार पर और दूसरा लेखन के आधार पर। तीसरा देखो मात्रा के आधार पर, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है? उच्चारण काल के मतलब ई और ई है ना, किसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है? आ किसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है? ऊ। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है लघु स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। इसी ह्रस्व स्वर को ही क्या बोला जाता है? लघु स्वर बोला जाता है। ठीक है ना, इसी को क्या बोला जाता है? लघु स्वर बोला। लघु मतलब छोटा, समझ में आ रहा है ना? लघु स्वर मतलब छोटा। जिस वर्ण को सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? तो उस आधार पे ह्रस्व स्वर क्या हो जाएंगे? छोटा मतलब अ, ई, उ और री। ठीक है ना? देखो उच्चारण के आधार पे पढ़ रहे हैं इसलिए री भी काउंट हुआ है, आपके अम और आहा काउंट नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि आधुनिक हिंदी में उनको नहीं लिया जाता है। तो देखो ह्रस्व स्वर कौन से हो गए? छोटा अ मतलब अ, ई, उ और री। अब ऑटोमेटिकली जो बचे हैं आपके वो सारे के सारे किसमें चले जाएंगे? दीर्घ स्वर। छोटी मात्रा बड़ी मात्रा देखते हैं ना हम, तो ये सारे छोटे हैं। लघु स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे? अ, ई, उ और नहीं ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है ना? हाँ वो ए नहीं आएगा। ठीक है, अ, ई, उ और री ये आपके क्या कहला जाएंगे? लघु स्वर कहला जाएंगे, मतलब छोटे स्वर कहला जाएंगे। इन्हीं को क्या बोला जाता है? एक और संज्ञा दी गई है, ह्रस्व स्वर की संज्ञा दी गई है। अब बड़े स्वर या फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर। इन्हीं को क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर। जो बच गए वो सारे के सारे कौन कौन से बच गए? देखो जरा यहाँ पे लिखो, अलग से लिखते चले जाना, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, इनको अलग से लिखना। ठीक है ना? छोटा आ वहां था तो यहाँ क्या आ जाएगा? बड़ा। छोटी वहां था तो यहाँ क्या आ जाएगा? बड़ी। देखो छोटा ऊ वहां था तो यहाँ क्या आ जाएगा? बड़ा ऊ। री वहां जा चुका है तो अब यहाँ बच गए ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहां तक? समझ में आ गया ना? ठीक है, देखो अम और आह को लिया गया क्या? नहीं लिया जाता है। आधुनिक हिंदी में अम और आह को नहीं लिया जाता है, इसीलिए हम देखे थे कि भाई 11 स्वर माने जाते हैं उच्चारण के आधार पर भी। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, उ, बड़ा उ मतलब ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, एक नहीं लिखा इसमें, औ ऐड कर लेना। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, अब ये दीर्घ स्वर भी ना दो प्रकार के होते हैं, ये लिखा नहीं है, ऐड करो इसको। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल दीर्घ स्वर। पहला क्या कहलाता है? मूल दीर्घ स्वर। ये मूल दीर्घ स्वर में कौन से आते हैं? जो मूल रूप के कहलाते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। समझ में आ गया ना? इन तीनों स्वरों को क्या बोला जाता है? मूल दीर्घ स्वर बोला जाता है। दीर्घ में भी कौन सा है? मूल दीर्घ स्वर। और दूसरे कहलाते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। दूसरे कौन से कहलाते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर में कौन से आ गए? जो बच गए, मतलब बेसिकली चार, ए, ऐ, ओ और औ। समझ में आया? क्लियर हुआ? दीर्घ के अंदर भी टाइप है। ठीक है, दीर्घ के अंदर किस तरीके के हमने देखा? दीर्घ के अंदर दो तरीके के स्वर हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। इनको बांटा क्यों गया है? ये दीर्घ तो है लेकिन ये अकेले मिलके नहीं बने। ठीक है ना? अ को जोड़ा गया है किससे? ई से या बड़ी ई से, तो ही क्या बन गया है आपका? ए बन गया है। ठीक है, अ को ए से जोड़ दिया गया है तो क्या बन गया है? ए बन गया है। आ को उ या बड़ा उ से जोड़ दिया गया तो क्या बन गया है? ओ बन गया है। और औ कैसे बन गया है? आ को जब ओ से जोड़ गया है तो क्या बन गया है? औ बन गया है। समझ में आया क्या? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है ना? इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर। कितने संयुक्त स्वर हैं भाई? 4 संयुक्त स्वर हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, और दीर्घ आपके मूल स्वर कितने हैं? तो 3 मूल स्वर हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कितने मूल दीर्घ स्वर हैं, कितने दीर्घ स्वर हैं, कितने ह्रस्व स्वर हैं, कितने लघु स्वर हैं। अभी याद हो जाएगा। क्लियर है?
ठीक है, तो ये तो अभी हमने पहली वैरायटी पढ़ी, अभी बहुत सारी वैरायटी आने वाली है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या देखे हैं, मात्रा के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है, कि कितना समय लग रहा है उच्चारण में। एक हो गया लघु स्वर जिसको बोला जाता है हास्य स्वर, और एक हो गया दीर्घ स्वर जिनको बोला जाता है बड़ी मात्राएं, बड़े स्वर बोला जाता है। हास्य स्वर में कौन कौन से थे, छोटे वाले थे, जैसे कि अ, ई, उ और री, ठीक है ना। और वहीं दीर्घ स्वर में कौन कौन से आ गए थे, दीर्घ स्वर में आए दो टाइप के, कौन कौन से, मूल स्वर और, अरे बोलो भाई, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर में कौन कौन से आ गए, अ, ई, बड़ा आ, ई और उ। और वहीं पे आपके इसमें दूसरे वाली वैरायटी में कौन से आ गए, मतलब संयुक्त वाले में ए, आए, ओ और औ, ठीक है ना। दीर्घ स्वर में इसमें एक साथ लिखा है, हमने देख लिए, ये चारों किसमें आते हैं, आपके संयुक्त स्वर में आते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर में आते हैं। अब एक और टाइप के इन्हीं के मात्रा के आधार पे ही एक और स्वर हुआ करते थे, लेकिन अब इनको हटाया जा चुका है, ठीक है ना। आधुनिक हिंदी में इसको भी नहीं लिया जाता है। उनका नाम क्या है, नाम याद रखना, प्लूत स्वर। क्या बोला जाता है, प्लूत स्वर। और परिभाषा बस पता होनी चाहिए, ऐसे स्वर जिनमें दो से अधिक मात्राएं होती हैं। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे, मतलब दो मात्राओं से अधिक मात्राएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो बस परिभाषा याद रखना, लेकिन इनका प्रचलन समाप्त हो चुका है। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग ना के बराबर है, मतलब अब हिंदी में प्लुत स्वर का उपयोग नहीं किया जाता। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो अभी हमने किसके आधार पर देखे हैं, अभी हमने देखे हैं स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पे, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। इसी में नेक्स्ट देखोगे अब जीव के प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर है, जीव के। नेक्स्ट हेडिंग डालो इसी में। पहला हमने देखे मात्रा के आधार पर या समय के काल के आधार पर, ठीक है, क्योंकि बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा। दूसरा हेडिंग डालोगे जीव के प्रयोग के आधार पर, मतलब कौन से स्वरों में जीव का कौन से हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है, आगे का हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है, बीच के हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है, या पीछे का हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है। आगे के हिस्से, अगर जीभ के अगले हिस्से का, ये सामने जो जीभ की टिप होती है, जीभ के अगले हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, अग्र स्वर। क्या बोला जाता है, अग्र स्वर। मध्य वाले हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, मध्य स्वर। और पीछे वाले जीभ के पिछले हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, पश्च स्वर बोला जाता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। देखो, कंफ्यूजन अब यहां से स्टार्ट होगी। मात्रा के आधार पे भी हमें बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बड़ी मात्राएं, छोटी मात्राएं। कंफ्यूजन अब इधर से शुरुआत होती है कि भाई अग्र वाले स्वर कौन से होते हैं, तो याद करेंगे यहीं पे ट्रिक के साथ, ठीक है। अग्र स्वर, जैसे ये जीभ के प्रयोग के आधार पर है ना, तो अग्र को अग्रीय स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अग्रीय स्वर। कौन से स्वर बोला जाता है, अग्र को अग्र। देखो, नॉर्मल लिखी हुई चीज याद करोगे तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए बस इस तरीके से याद कर लो। अग्रीय में आप लोगों को कौन कौन सी मात्रा दिख रही है, एक ई वाली और एक ए वाले। मत ध्यान देना, ठीक है ना। कौन सी मात्राएं दिख रही, दो मात्राएं दिख रही है, एक ई और दूसरा ए। तो ई और ए के दोनों रूप यहाँ पे आते हैं, अग्र में आते हैं। ये तरीका है याद करने का, बस ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ठीक है। अग्रसर को ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अग्रीय स्वर, ठीक है ना। अब अग्र स्वर को ही अग्रीय स्वर बोलते हैं। अग्रीय में दो मात्रा दिख रही है हमें, ई की और ए की, है ना, तो दोनों फॉर्म यहां आ जाएंगे, छोटा ई, बड़ी ई, ए और आए। समझ में आ गया, क्लियर है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो जीभ, मतलब जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने देखा अग्र स्वर। अग्र स्वर में अब आप लोगों को ये याद हो जाएगा, ई और ए, ठीक है। अब मध्य स्वर में एक ही याद रखना है, अ। मध्य स्वर में कितना याद रखना है, केवल एक, अ, ठीक है। तो पश्च स्वर में जो बचे उन सबको डाल दो। अरे समझ में आया, पश्च स्वर में कौन कौन से बच गए, अ यहां आ चुका था तो बड़ा, ई के दोनों रूप वहां थे तो बच गए उ और उ, ठीक है ना। यहाँ पे आप री को भी डाल सकते हो, समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आ गया, ए के दोनों रूप वहां थे, ए और ए, तो यहाँ बच गए ओ और औ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे स्वर क्या कहला जाएंगे, आपके पश्च स्वर कहला जाएंगे। अरे क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है ना। अभी तक हमने किस किस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखे, सबसे पहला हमने देखे किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं, 3,
दो उच्चारण बोलने के आधार पर 10 स्वर हैं, ठीक है ना। बोलने के आधार पर कितने स्वर हैं? 10 स्वर है। और लेखन के आधार पर कितने स्वर हैं? 11। कितने? 11। अम और आहा को हटाया जा चुका है, वो अयोग वहां में चले गए हैं। आधुनिक हिंदी में उनकी, अभी तक हमने जितने भी प्रकार पढ़े, अम आहा पढ़े क्या? नहीं। अम आहा को अक्षरों की काउंटिंग में नहीं लाया जाता, ठीक है। वैसे देखा जाए तो पुराने समय में जो संस्कृत से स्वर जो लिए जाए, माना जाता है अयोगवाह क्या है? अयोगवाह संस्कृत का शब्द है। ये माना जाता है कि अम और आहा अगर संस्कृत के स्वर की बात करें तो उसमें काउंट होते हैं, ठीक है ना। संस्कृत के मतलब संस्कृत के स्वर कितने हैं तो बोल सकते हो आप 13। कौन कौन से काउंट हो जाएंगे? अम और आहा। ये 10 में कौन कौन से आ जाते हैं? अ, आ, ई, उ। अच्छा, ये तो है ना उच्चारण के आधार पे है ना। तो ए, ओ और औ, ठीक है ना। चल, लेखन के आधार पे क्या ऐड हो जाएगा? री ऐड हो जाएगा। संस्कृत के स्वर में क्या ऐड हो जाएगा? हम और ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो ये कितने स्वर हैं आप लोगों के? ये 10 स्वर हैं, ठीक है। यहां मिला लो तो 11 स्वर हैं, और ये मिला लोगे तो कितने स्वर हो जाएंगे? 13 स्वर हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये किसके आधार पर? उच्चारण और लेखन के आधार पर। आगे बढ़े, हमने इसके बाद क्या देखा? मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर देखा? मात्रा या समय के काल के आधार पर। किसमें क्या? तो मात्रा के आधार पर कितने स्वर देखे हमने? 2 स्वर। कितने स्वर? 2 स्वर। कौन कौन से? हास्व स्वर, और जिन्हीं को क्या बोला जाता था? हास्व स्वर को ही लघु स्वर बोला जाता था, मूर्ध स्वर नहीं। इन्हीं को क्या बोला जाता था? लघु स्वर बोला जाता था, ठीक है ना। लघु स्वर बोल दिया जाता था। और एक और कौन से देखे हमने? दीर्घ स्वर। एक और कौन से स्वर देखे हमने? दीर्घ स्वर देखे। लघु स्वर कौन कौन से हुआ करते थे? बोलो भाई। अ, ई, उ और री, ठीक है। क्लियर है? और दीर्घ स्वर भी बंटवारे में बटा हुआ था। किस तरीके से? पहला मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त दीर्घ स्वर, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से आते थे? आ, बोलो कौन कौन से थे? अ, ई, उ, ठीक है ना। चलो, संयुक्त में कौन कौन से आ जाते थे? ए, ओ और औ, ठीक है ना। ये वाली चीजें भी हमने देख लिया, समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखो किसके आधार पर? इसके बाद जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर हमने देखे कितने स्वर हैं? जीभ के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, है ना। जीभ के आधार पर कितने? अग्र स्वर। बताओ अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई और ए के दोनों। अब अच्छे से याद हो जाएगा। अग्र को ही क्या बोलते हैं? अग्रीय बोलते हैं। इसीलिए यहाँ ई, बड़ा ई, ए, ठीक है ना। ये इस तरीके के ये चारों स्वर किसमें आ जाएंगे? अग्रीय में। मध्य में मैंने बताया एक ही याद करो, कौन सा? ठीक है। और बच गए जो सारे के सारे, यहां से देख के लिख सकते हो आप लोग, जो बच गए सारे। जैसे अ यहाँ आ चुका है तो बड़ा है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ई दोनों रूप वहां आ चुके हैं तो यहाँ ऊ आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ए के दोनों रूप वहां आ चुके हैं, री नहीं है तो यहाँ पे क्या डाल दो? री डाल दो, है ना। ए वहां आ चुका है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ और औ। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये सारे आपके कौन से हो जाएंगे? स्पष्ट स्वर। याद करना इजी हो जाएगा अब, ठीक है। कुछ और स्वर, अब इनके बाद कुछ और स्वर होंगे जो आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। लिखो। हाँ, लुप्त प्लुत स्वर का, प्लुत स्वर के एग्जांपल्स में ऐसे आ जाते हैं जब 2 स्वरों को मिला के कई जगह इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। लौकिक करके एक शब्द हुआ करता था, संस्कृत वाली चीजें आ जाती थी, इसीलिए तो संस्कृत में कई चीजों का ऐसा इस्तेमाल होता था जहां पे एक से ज्यादा स्वर लगा दिए जाते थे, सॉरी 2 से ज्यादा स्वर लगा दिए जाते थे, तब उनको प्लुत स्वर बोला जाता था। लेकिन अब हिंदी में इनका इस्तेमाल नहीं करते, इनका इस्तेमाल संस्कृत में होता था, इसलिए हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी बस एग्जाम्पल ये है कि 2 से ज्यादा स्वर आप ऐड कर दो तब वो चीज क्या बन जाती थी? प्लुत स्वर बन जाती थी, ठीक है ना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? और नेक्स्ट हेडिंग डाल लो ओष्ठ आकृति के आधार पर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये लिखना है, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ओष्ठ आकृति के आधार पर,
ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो ओष्ठ आकृति के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर कितने स्वर हैं? 2 स्वर हैं। इसके आधार पर कितने स्वर हैं? 2 स्वर माने जाते हैं। ठीक है, लिखो पहला लिखो वृत्तामुखी। पहला लिखो कौन सा? वृत्तामुखी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, अवृत्तामुखी। ठीक है, कितने स्वर माने जाएंगे? ओष्ठ की आकृति के आधार पर। किसके आकृति के आधार पर? ओष्ठ के, मतलब होठ के आकृति के आधार पर। ठीक है ना। कितने स्वर? 2 तरीके के स्वर है। कौन कौन से? वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। ठीक है ना, क्लियर है। व्रत मतलब क्या होता है? व्रत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में हमारे होठ क्या बन जाएं? सर्कल बन जाएं, गोल बन जाएं, वो किस में आएंगे? वृत्तामुखी में आएंगे। और ऐसे स्वर जिनको बोलने में ओठ सर्कुलर ना बने, वो अवृत्तामुखी में। अब बताओ, खुद से बताओ। हाँ, ओ और औ और ऊ। अरे ऊ भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऊ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो, तो ऊ, ऊ, ऊ बड़ा ऊ, ओ और औ, ये 4 हो जाएंगे आपके कौन से? वृत्तामुखी। समझ में आ गया। आ, ई, ए, री, वो सब किस में चले जाएंगे आपके? अवृत्तामुखी। लिखो फटाफट इसको। ठीक है, वृत्तामुखी में ये हो गए, जो बच गए वो सारे यहां आ जाएंगे। अ, आ, ई, छोटा ई, बड़ा ई। ठीक है, ऊ और ओ, औ वहां आ गया, तो यहां आएगा ए, री। ठीक है, क्लियर हो गया। फटाफट लिखो इसको। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये हमने क्या देखा है? ओष्ठ की आकृति के आधार पर। नेक्स्ट आता है मुंह के खुलने के आधार पर। किसके आधार पर? मुंह के खुलने के आधार पर। ठीक है ना। तो अब जितना मुंह खुल रहा है उसके आधार पर कितनी वैरायटी होगी? मेरे ख्याल से 3, चौथी होगी है। ठीक है, तो मुंह के खुलने के आधार पर है, खुलने के आधार पर। मुंह के खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मुंह के खुलने के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो 4 भाग कौन से हैं? पहले तो वो लिखो, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है ना। संवृत, अर्ध संवृत और उसके बाद विवृत, अर्धविवृत। ठीक है, चलो हो गया यहां तक। अब एक एक लाइन की इनकी परिभाषा लिखना, क्योंकि यहां से परिभाषा का भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, यहां से पूछ लेता है कि भाई संवृत क्या है, अर्ध संवृत क्या है, विवृत क्या है और अर्धविवृत क्या है। ठीक है, समझो। संवृत में लिखोगे ऐसे स्वर जिनको बोलते समय मुंह ना के बराबर खुलता है, एकदम नहीं खुलता है, समझ लो। ठीक है, मुंह ना के बराबर खुलता है। मुंह किसके? एकदम नहीं खुलता है, ना के बराबर खुलता है, मतलब समझ लो नहीं खुलता है। ठीक है ना, मुंह एकदम बंद ही रहता है। समझ में आ रहा है? मुंह कैसा रहता है? एकदम बंद रहता है। अर्ध संवृत क्या होता है? जब एकदम थोड़ा सा खुलता है। ठीक है, या बोला जाए आधा खुलता है। मुंह क्या क्या होता है? केवल आधा खुलता है, उसी को क्या बोल दिया जाता है? अर्ध संवृत बोला जाता है। विवृत क्या हो गया? पूरा मुंह खुल जाता है, पूरा मुंह खुलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं?
विव्रत बोलते हैं। और अर्ध विव्रत क्या हो गया, आधा मुंह खुलता है। आधा मुंह खुलता है तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, अर्ध विव्रत बोल दिया, सॉरी हाँ अर्ध विव्रत बोल दिया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा आधा खुलता है या आधा, मतलब ये आधा मुंह खुलता नहीं है, ये एकदम बंद ही रहता है मुंह, तो इसमें समझो आधा किस जगह लिख सकते हो आप, थोड़ा सा मुंह बस खुलता है एकदम। ठीक है, थोड़ा सा मुंह खुलता है तो वही क्या कहला जाता है, अर्ध समृत। और पूरा मुंह आ बोलने में बड़ा आ बोलोगे तो पूरा मुंह खुलता है ना, इसी तरीके से पूरा मुंह खुलना और आधा मुंह जब खुलता है तो उसी को बोला जाता है अर्ध विव्रत। तो बस इतना ही अंतर है अर्ध समृत और अर्ध विव्रत में। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गया? चलो, है ना। अब बात आती है कि इनको याद करना। एक तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, कौन सा इजीली याद हो जाएगा, विव्रत वाला। पूरा मुंह एक ही स्वर में खुलता है, कौन सा, आ बड़ा, बोलो आ, ठीक है ना, पूरा मुंह खुल रहा है ना, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, विव्रत स्वर आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से याद हो जाएंगे, घर में रिवीजन बस करना पड़ेगा, ये चीजें याद हो जाएंगी। और बाकी याद करते हैं अभी। बाकी कैसे याद करेंगे, मुंह कब खुलता है, जब सुई लगती है। क्या लगती है, सुई लगती है। सुई लगती है तो अक्सर मुंह खुल जाता है ना, है कि नहीं। तो देखो सुई से याद रखोगे मुंह कब खुलता है, सुई लगती है। ये आखिरी प्रकार है, इसके बाद और कोई प्रकार नहीं है। क्लियर है ना। तो मुंह तभी खुलता है जब सुई लगती है। तो सुई में देखो दो मात्राएं दिख रही हैं, एक ऊ के दोनों रूप, ठीक है, और ई के दोनों रूप। समझ में आ गया? ठीक है, ये चारों किस में आ जाएंगे, समव्रत में आ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब इनको बोलते समय मुंह एकदम ना के बराबर खुल रहा है, ऊ ऊ ई एकदम ना के बराबर मुंह खुल रहा है। इसी मतलब मुंह बंद रख के तो बोल ही नहीं सकते, है ना, इसलिए हम बोल रहे थे ना के बराबर खुलता है। ठीक है, तो लिख लो, सुई से याद रहेगा ऊ और ई के दोनों रूप। ठीक है, किससे याद किया हमने, सुई। अब अगर मान लो सुई लगा रहा है तो हम बोलेंगे ओए सुई मत लगाना। क्या बोलेंगे, ओए सुई मत लगाना। अरे यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओए सुई मत लगाना। ठीक है ना, तो ओए यहां याद कर लो कि अर्ध समृत में क्या आ रहा है, ओ और ए। ठीक है, क्लियर है। अर्ध समृत में क्या आएगा, ओ और ए आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ई है और बड़ी ई है। इसमें क्या है, ओए सुई मत लगाना, ओए। मुंह पूरा खुलता है एक ही वाले में, वो है आ। जो बच गए वो अर्ध विव्रत। समझ में आ गया, क्या बच गया, देखो छोटा आ आया क्या, यहाँ कहीं नहीं आया। ठीक है ना, तो छोटा आ जाएगा यहाँ पे, बड़ा आ चुका है, ई आ चुका है, ई आ चुका है, ऊ आ चुका है, ऊ आ चुका है। ठीक है, क्या री आया, क्या नहीं आया, वी आ जाए। क्या ओ आया, क्या नहीं आया। देखो ओ आ रहा है, क्या ओ आ चुका है, आओ नहीं आता है, क्या नहीं आता है, आओ नहीं आता है। तो आओ कहाँ आ जाएगा, अर्ध विव्रत में आ जाएगा। हाँ हाँ, बड़ा ए भी, हाँ बड़ा ए भी आता है, 4 आते हैं टोटल, बड़ा ए नहीं लिखा है, हाँ आए। ठीक है ना, बड़ा ए नहीं आए। ठीक है, चलो क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गया। ए ए ओ औ इस तरीके से, और छोटी ई बड़ी ई, छोटा अ बड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो बहुत इजीली याद हो जाएगा। किससे याद किए हमने, सुई से याद किए। किससे याद किए हैं, सुई से। तो सुई में कौन कौन सी मात्रा, ऐसे ही हम जीभ के आधार पे भी किसी चीज से याद किए थे, अग्र मध्य पश्च। ठीक है, अग्र वाले स्वर को क्या बोला जाता है, अग्रीय। तो वहां ई और ए वाले ग्रुप आ जा रहे थे। यहाँ सुई, सुई लगेगी तो मुंह खुल जाएगा ना, चिल्लाओगे ना आउच करके, है ना। तो जब सुई लगेगी तो वहां दो मात्राएं दिख गई, कौन कौन सी, ऊ और ई वाली मात्राएं। तो ऊ और ई वाली मात्राएं आपकी समृत। अब ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, समृत, अर्ध समृत, विव्रत, अर्ध विव्रत। समृत क्या होता है, मुंह ना के बराबर खुल रहा है, बहुत कम खुल रहा है, और थोड़ा सा खुल गया तो अर्ध समृत। विव्रत पूरा मुंह खुल रहा है, अर्ध विव्रत आधा मुंह खुल रहा है। इनको बोलोगे तो री, ठीक है, औ और ऐ, ठीक है, तो आधा मुंह खुलेगा। इसको बोलने में पूरा आ बोल के फील करोगे तो याद हो जाएगा, इसको बोलने में पूरा मुंह खुल रहा है, कौन सा, आ। ठीक है, इनको बोल के देखो, री ऐ औ, ठीक है ना, आधा। इनको बोलो ऊ ई, ठीक है, थोड़ा सा मुंह खुल रहा है। इसको बोलोगे तो थोड़ा ज्यादा, ओ ऐ,
ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बोलने के आधार पे ये सारी चीजें इसी तरीके से याद हो जाएंगी भाई, समझ में आ गया। तो ये क्या थे आपके स्वरों के प्रकार, क्लियर हो गया कितने। हाँ री को वैसे हटा दिया जाता है, री को नहीं काउंट किया जाता, मैंने बताया ना, जहां जहां आप री लिखे हो ना, री को हटाया जा सकता है, लेकिन कई बार उच्चारण के आधार पर अलग है, लेखन के आधार पर 11 मान लेते हैं, इसलिए लेखन के आधार पर भी अगर देख लिया जाए तो ये कहां आ जाएगा, इसमें आएगा, अगर लेखन के आधार पर देख रहे हो तो। अदरवाइज ये री को आप हटा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे 3 ही रहेगा, ठीक है ना। अम और आहा को भी नहीं लिया जाता कहीं पे भी, क्योंकि वो संस्कृत के हैं। री अभी भी थोड़ा सा, आने वाले समय में आपको री भी पूर्णतः हट जाएगा, री को भी पूर्णतः गायब कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी अगर री कहीं आएगा तो कहां आएगा, यहां आएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो री पे डाउट आ रहा है तो री को यहाँ पे काउंट नहीं करोगे, री यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है, ऐसा माना जाए। कई जगह पे आपको यहाँ री लिखेगा ही नहीं, री लिखेगा ही नहीं, इनमें से कहीं नहीं लिखेगा, ठीक है, लेकिन अगर लिखना होगा तो कहां लिखोगे, अर्धविभ्रत में लिखोगे, ये चीज हम देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। री का बहुत डाउट भी चलता है, री का डाउट कैसे चलता है अभी देखते हैं, चलो लिखो थोड़ा सा री के प्रकार, देखो लिखो जरा, हेडिंग डाल लो, यहीं पे बता देता हूं मैं, आगे बताने वाला था लेकिन यहीं देख लो, री के प्रकार देखो, ठीक है, कुछ उदाहरण लिखो, कुछ उदाहरण लिखो जरा, लिखो क्रम, कृपा, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण, और उदाहरण लिखो कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है, और उदाहरण लिखो धर्म, उदाहरण लिखो धर्म, ट्रक, उदाहरण के रूप में लिखो ट्रक, श्रम, श्रम, लिख लिया ये उदाहरण। चलो अब आप लोगों को बताना है, ठीक है, अब आप लोग बताओ इनमें से कौन कौन से में स्वर है और कहां कहां व्यंजन है। अभी आप लोग व्यंजन नहीं पढ़े हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कहां कहां री का इस्तेमाल हुआ है और कहां कहां रा का इस्तेमाल हुआ है। चलो अब बताओ। हाँ भाई बाकी लोग कहां पे, किसमें किसमें, कृपा, कृष्ण और कृतज्ञ, ठीक है। देखो ध्यान रखना, जहां जहां री वाला स्वर कहां पे इस्तेमाल हुआ है पूछेगा, तो जहां पे भी ये नीचे गुंडी दिख रही है, नीचे जो गुंडी दिखती है ना, वहां पे क्या यूज होगा, वो कहलाएगा आपका स्वर, मतलब री कहलाएगा। कृष्ण, कृतज्ञ, ये सब क्या है आपके स्वर हैं, समझ में आ गया। लिख लो इसको, उदाहरण लिखने के साथ साथ लिख लो, जहां पे भी ये नीचे गुंडी दिखती है वो क्या कहलाएगा, आपका री कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, और व्यंजन की अगर एक और चीज देख ले, व्यंजन में भी बताओ, अब बाकी व्यंजन है इतना पता चल गया, मतलब बाकी रा यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, रा। अब बताओ कहां पे आधा रा है और कहां पे पूरा रा है। हाँ धर्म वाला आधा रा है, बाकी पूरा रा, ठीक है ना। जहां पे भी आधा रा क्या, नीचे गुंडी है तो री है, ठीक है, समझ में आ गया। ये नीचे गुंडी दिख रही है लटकती हुई री के, है ना, तो नीचे गुंडी री, और जब भी ये ऊपर रा की रेप दिखे ना, तो ये समझना आधा रा है, आधा व्यंजन है, आधा रा है, ठीक है ना, इस तरीके का रा है। अभी आप व्यंजन नहीं पढ़े हो तो अभी आगे देखेंगे, लेकिन समझ लेना वो क्या है, आधा रा है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, है ना। जहां पे ये वाली धर्म पे रा की रेप दिख रही है तो वो समझ लेना आधा। सर पे बोझ रखा है तो सर पे पूरा बोझ नहीं रखना चाहोगे, कैसा बोझ रखना चाहोगे, आधा बोझ रखना चाहोगे। तो याद रखना ऊपर अगर बोझ रखा है तो आधा, और ये बोझ नीचे लटक रहा है तो यहाँ पे पूरा रा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। संयुक्त व्यंजन में आते हैं, अभी देखोगे पूरा रा है ये, ठीक है ना, और कहाँ कहाँ ये पूरा रा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो तो ये तो रा के रा वाला जो आपने पूछा था तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया, तो ये रा की चीजें देखने को मिलती हैं आपकी। क्लियर हुआ, बाकी आपके स्वरों के प्रकार कंप्लीट हो गए। स्वरों के प्रकार में हमने कितने प्रकार देखे, एक हमने देखा, कितने आधार देखे हैं, तो हमने देखे हैं अलग अलग टाइप। सबसे पहले हमने देखे किसके आधार पर, बोलने के आधार पर, किसके आधार पर, बोलने के आधार पर देखा हमने। दूसरा हमने देखा किसके आधार पर, लेखन के आधार पर।
तीसरा इसी में हमने किसके आधार पर देखा, जीभ के आधार पर। किसके आधार पर, जीभ के आधार पर। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं है। इसी के बाद हमने किसके आधार पर देखा, मात्रा के आधार पर। इसी के बाद हमने किसके आधार पर देखा, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आकृति के आधार पर। और इसी के बाद हमने किसके आधार पर देखा, मुंह के खुलने, मुख के खुलने के आधार पर। किसके, मुंह के खुलने के आधार पर। अब बोलने के आधार पर कितने स्वर हैं, उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर 11, जीभ के आधार पर हमने देखा कितने भाग बढ़ते हैं, 3। जीभ भाई सीक्वेंस आगे पीछे हो गया। जीभ के आधार पर 3, अग्रीय स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रीय स्वर में कितने स्वर आएंगे, 4, ई ई ए अग्रीय के हिसाब से याद किए है ना। मध्य में केवल एक आएगा अ, और बाकी सारे पश्च में। मात्रा के आधार पर 2, कौन कौन से, लघु और दीर्घ स्वर। ठीक है ना, लघु स्वर तो लघु छोटे वाले, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ। ठीक है ना, समझ में आ गया। और कौन सा आएगा, री, ऋषि, री, चाहो तो री एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और दीर्घ स्वर पे 2 आ जाते हैं फिर से, मूल, दीर्घ और संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल में कौन कौन से आ जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है, और वहीं पे संयुक्त दीर्घ में ए, ओ और औ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना। चलो इसके अच्छा किससे किससे मिलके बने वो तो आगे अभी देखते चलोगे आप लोग। ओष्ठ के आधार पे कितनी आकृति बनती हैं, कितनी आकृति बनती हैं, 2। कैसी, वृत्तामुखी, अवृत्तामुखी। जिसको बोलने में मुंह कैसा हो जाए, गोल हो जाए। शाबाश।